महाराष्ट्र चुनाव में बस कुछ ही दिन बचे हैं। महाविकास आघाड़ी पिछले चुनावी नतीजों को दोहराने के लिए फिर से पुराना दांव चल दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सज्जाद नोमानी ने लिस्ट जारी करके मुस्लिमों से वोट देने की अपील की है। नोमानी ने सिर्फ अघाड़ी प्रत्याशियों को ही समर्थन नहीं दिया है, बल्कि 22 मुस्लिम प्रत्याशियों को भी समर्थन देने की अपील की है। बीजेपी के खिलाफ अघाड़ी को समर्थन देने वाले सिर्फ नोमानी नहीं है। इससे पहले उलेमा बोर्ड ने भी लेटर जारी करके अपनी मांगें रखी थी, जिस पर अघाड़ी ने समर्थन की बात कही है। इसके साथ ही मराठी मुस्लिम संगठन ने भी लेटर जारी किया है। अब बीजेपी इस मामले को लेकर अघाड़ी और विपक्ष पर हमलावर है। समुदाय विशेष से खास पार्टी या प्रत्याशी को वोट देने की अपील को तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है बीजेपी। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं के लिए चुनौती इसे कह रहे हैं। करेंगे इसी मुद्दे पर बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अघाड़ी और मुस्लिम प्रत्याशियों को सपोर्ट किया है। सज्जाद नोमानी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करके मुस्लिमों से वोट देने की अपील की है। इसलिए बहस जरूरी है क्योंकि वोटिंग से पहले फतवा जारी करके चुनाव जीतने का दांव खेला जा रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी विपक्ष पर मजहबी कार्ड खेलने का आरोप लगा रही है और विश्व हिंदू परिषद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील को संविधान विरोधी बता रहा है। तो ठोकेंगे इन्हीं तमाम सारे मुद्दों पर ताल और पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट। संवादी महाराज को मानने वाले देशभक्त हैं, दूसरी ओर औरंगजेब का अनुदान करने वाले लोग हैं। हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि महाविकास आघाड़ी की 269 सीटों पर तायीद की जाए। तो धर्म के आधार पर इस प्रकार की लामबंदी कर फतवे जारी करना, अगर उसको अघाड़ी वाले उचित समझते हैं तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र की जनता को कहना चाहिए। जिन्हें संभाजी महाराज के नाम पर आपत्ति है, जिन्हें उनके हत्यारे में अपना मसीहा दिखता है, कह ही रहे हम बटेंगे तो हमारे पॉकेट कटेंगे, जैसा कि इन्होंने 10 साल में किया है, और ये हटेंगे तो दाम घटेंगे। यही तो वोट जिहाद है। और वो राहुल गांधी की लाइन बोल रहे हैं, बंटवाने की बात कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के 13 कमांडर मुसलमान थे, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी कुछ भी इस तरह से ध्रुवीकरण करने का प्रयास करेगी तो वो नहीं चलेगा। चलिए दाल ठोके में डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ कई खास मेहमान आज भी जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव हमारे साथ हैं, श्री राज नायर हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, बीडी सिंह हैं शिवसेना शिंदे गुट से प्रवक्ता, दानिश कुरैशी एमआईएम के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीमा मलिक एनसीपी से प्रवक्ता हमारे साथ हैं, संजय गुप्ता प्रवक्ता एसएसयूबीटी यानी शिवसेना उद्धव गुट से हमारे साथ हैं, राशिद शरीफ इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं और इसके अलावा पंकज शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल सिद्धार्थ यादव से। सिद्धार्थ, तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर लगता आया है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में ये जो नया चैप्टर जुड़ा है, इसे आप किस तौर पर देखते हैं? अनुराग जी, मैं इस आरोप से सहमत नहीं हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप हमेशा से भारतीय जनता पार्टी पर रहा, क्योंकि इतिहास गवाह है, अगर किसी दल ने या किसी एक गठबंधन ने तुष्टीकरण को ही आधार बना करके हमेशा चुनाव लड़ने की एक कवायद रखी तो वो कांग्रेस पार्टी और उनका गठबंधन रही है। अगर ऐसा ना होता तो अनेकानेक ऐसे निर्णय जो संविधान के खिलाफ हैं, कानून के खिलाफ हैं, उनको समय समय के ऊपर हमेशा कांग्रेस पार्टी उनको लागू करती रही है और उन्हीं के आधार पर चलती रही है, चाहे फिर वो एएमयू से, जामिया से आरक्षण छीनने का निर्णय हो। पर अभी जो महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है ये तो और विचित्र है अनुराग जी, क्योंकि दलों ने संगठनों से जो कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ के तो इतिहास इतना खराब है,
उनसे फतवे जारी करवा करके ये कह दिया है कि सब लोग मिलकर के आइए, महाविकास अघाड़ी को वोट करिए। हाँ। उसके बदले क्या देगी महाविकास अघाड़ी? 1000 करोड़ की वक्फ की प्रॉपर्टी उनके नाम करवाएगी, पुलिस की फोर्स में मुसलमानों को भर्ती देने का काम करेगी, उनको ज्यादा से ज्यादा आरक्षण देने का काम करेगी जो संविधान में नहीं है, 10% का आरक्षण देने का काम करेगी। और कांग्रेस पार्टी और इनके पूरे गठबंधन ने उन सभी मांगों को सहमति जताई, उन्होंने उस मांगों को गलत नहीं माना। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, IOML जैसी ऑर्गेनाइजेशंस, उलेमा बोर्ड जो 17 सूत्रीय मांगे अपनी सामने रख रहा है, उसको कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है या उसके आधार पर वो चुनाव जीतना चाहती है, तो मैं मानता हूं कि ये महाराष्ट्र के लिए और लोकतंत्र के लिए इससे काला दिन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तुष्टीकरण की भी पराकाष्ठा है। चुनाव के अंदर बिल्कुल खुल करके मैदान में उतर जाना और यह कहना कि वोट जिहाद किया जाए, हमको एक तकबा पूरा वोट दे, एक समुदाय बाहर निकले और मात्र एक संगठन को वोट गए और उसके बदले हम देश लुटा देंगे, संविधान लुटा देंगे, सारे संसाधन लुटा देंगे और आपके साथ हम खड़े रहेंगे, इससे बुरा हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए नहीं हो सकता। पर कांग्रेस पार्टी अपनी पुरानी आदत से मजबूर है, वो मजबूर है तुष्टीकरण की आदत से, वो मजबूर है अपीसमेंट से, वो मजबूर है जो पार्टी और जो विचारधारा पहले है, संसाधनों पर पहला अधिकार एक वर्ग का मानती आई हो, जिनके प्रधानमंत्री ये कहते रहे हो, उनके लिए नई बात नहीं हो सकती। पर पूरी महाराष्ट्र की जनता को जागरूक होकर के इसमें मत करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को अवसर दिया गया या ऐसे लोगों को इनके प्रोत्साहन किया गया तो ये देश के संसाधनों को जैसे लुटाते आए हैं, ये महाराष्ट्र में भी इनकी नीयत ऐसी है। पर महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार है, उनको ये मौका नहीं देने वाली। संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय गुप्ता जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल। संजय गुप्ता जी क्या कहेंगे इसे आप क्या कहेंगे? क्या ये आपके अंदर का डर है जो इस तरीके से आपको समर्थन मिल रहा है मुस्लिमों का? क्या इसको क्या कहा जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आ जाने का डर है वापस? देखिए, ये अगर कोई फतवा जारी करे कि मौलानाओं की सैलरी 6,000 से 18,000, तब तो इन्हें कोई फतवा जारी नहीं लगता। लेकिन अगर मुस्लिम संगठन उनके इस फरमान को सही नहीं मानते या वो दूसरी पार्टी को समर्थन देते हैं तो इन्हें ये फतवा जारी लगता है और वोट जिहाद लगता है। अब जो भी मुस्लिम हमारे देश में है, आज ये CAA की बात करते हैं कि ये कानून जो है किसी को नागरिकता देने का कानून है, मगर इन्होंने कभी भी NRC की बात नहीं की कि जो लोग हमारे देश में घुसपैठी है या उसको बाहर निकालने की बात है या नहीं है। उनके आधार कार्ड भी बने हुए हैं, उनके इलेक्शन कार्ड भी बने हुए हैं। आज अगर वो कई संगठन मिलकर के इनके खिलाफ जाकर के इन्होंने 3 तलाक वाली बात की ताकि मुस्लिम महिलाओं का वोट नहीं मिल सके, इन्होंने बुर्का वाली राजनीति भी की, मगर मुस्लिम महिलाएं भी आज इनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो आज इन्हें सिर्फ यही बात है कि इनको मुस्लिम संगठन वोट देने के लिए तैयार नहीं है, तो इन्हें ये वोट जिहाद लगता है। मैं मानता हूं इनको मुस्लिम संगठन वोट देने को तैयार नहीं है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि मुस्लिम संगठन जैसे पार्टी में व्हिप जारी होता है उस तरीके से लेटर जारी करके और मुस्लिमों से अपील कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, महाविकास अघाड़ी को वोट देना है। तो ये उनकी संगठनों की अपनी सोच है, ये उनकी सोच है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। उनकी सोच है, वो नहीं देना चाहते आज बीजेपी को वोट। और आज महाराष्ट्र के अंदर बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम प्रभावित करते हैं। पिछली बार तो इनकी 106 सीटें आई थी, मगर जिस हिसाब से आज इनका आधार है, जिस हिसाब से इन्होंने जो भी कहा उसको किया तो कुछ भी नहीं। तो उनको आज ये लगता है कि इनकी 106 सीटें 105 सीटें भी नहीं आने वाली हैं और गठबंधन में भी इनकी सरकार नहीं बनने वाली है। तो इसीलिए इन्हें वोट जिहाद लगता है। पूरा काम करें सर, हिंदुत्व पे जो काम करना था, ये नहीं कि आप अधूरा काम करें। काशी और मथुरा का मुद्दा क्यों नहीं सुलझाते आप? गाय को राष्ट्रीय माता क्यों नहीं बनाते आप? सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर आपने राज्य माता बना दिया, पूरे देश के अंदर उनको राष्ट्रीय पशु बनाने की जरूरत थी और उनकी जो जितने भी गौशालाएं हैं उनको वर्ल्ड क्लास लेवल पर बनाने की जरूरत थी। आज आप गौशालों की हालत देखिए कि क्या गौशालों की हालत है। आप सिर्फ इलेक्शन के टाइम में महाराष्ट्र में आपने सिर्फ राज्य माता घोषित कर दिया, इलेक्शन के टाइम में आप ये कहते हैं मैं ये कर दूं, हम वो करेंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा सिर्फ राम मंदिर से बात नहीं बनेगी, सिर्फ धारा 370 से बात नहीं बनेगी। हिंदुत्व के और भी बहुत से काम है। लोगों ने अदालतों को नहीं चुना था, आपको चुना था। काशी और मथुरा का हल कराइए आप अपने आप। सरकार नोटिफिकेशन जारी करे, ना कि अदालतों के लिए बैठे रहे। लोगों ने अदालतों को नहीं चुना था। ठीक है, सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए, फिर मैं दानिश कुरैशी का रुख करता हूं। अनुराग जी, वो कह रहे हैं धारा 370 से बात नहीं बनेगी, घुसपैठियों को रोकने से बात नहीं बनेगी, तो किस चीज से बात बनेगी? क्या है 17 सूत्रीय मांग? 10% मुस्लिम रिजर्वेशन इन जॉब्स, इससे बात बनेगी? अपोज करना है वक्फ बिल को, इससे बात बनेगी? मांग है 1000 करोड़ वक्फ बोर्ड के डेवलपमेंट के लिए दिया जाए, इससे बात बनेगी?
जो 2012 से लेकर के 2024 तक दंगों में आरोपी जेलों में बंद हैं मुसलमान समुदाय के, उनको छोड़ दिया जाए, इससे बात बनेगी। आपने तो वोटों के लिए इसको कर दिया। जो नेचुरल किसी को वोट देना चाहे, ये लोकतंत्र में अधिकार है, पर वोट की खातिर ऐसे संगठनों के सामने घुटने टिका देना और उनको फिर ये कहना कि जो मांग आप मांगेंगे, जो मांग 500 लोगों को रिक्रूट किया जाए सरकारी तबके पर स्टेट वक्फ बोर्ड के अंदर, इससे मांग बनेगी। सलमान अजारी, मौलाना सलमान अजारी को जेल से रिहा किया जाए, इससे मांग बनेगी। महाविकास अघाड़ी ने ऐसी मांगों के सामने घुटने टेक करके वोट के लिए देश का और प्रदेश का सब कुछ दांव पे लगा दिया। ये लोकतंत्र के लिए नहीं है, ये संविधान के लिए नहीं है, ये कानून संगत नहीं है। इसलिए ये मत बताइए बात किससे बनेगी, आपकी बात तो बननी नहीं है, ये सच्चाई है। ठीक है सिद्धार्थ, चिट्ठी पर किसी भी तरह का संज्ञान अभी नहीं लिया है। अरे पत्र लिख दिया भैया, आपने पत्र लिख करके उसको एक्सेप्ट कर दिया। हमने कोई पत्र नहीं लिखा है, ना हमने किसी तरह का उस पर कोई समर्थन किया है। ठीक है, हमारे लाइन कांग्रेस अलग पॉलिटिकल पार्टी है, एनसीपी अलग पॉलिटिकल पार्टी है, सपा अलग पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है। हमारा उसमें किसी भी तरह का हमने कोई भी फरमान अभी जाहिर नहीं किया है कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना। बात देखिए, 3 दल एक साथ गठबंधन में है, एक दल ने पत्र लिख करके समर्थन कर दिया और 2 दलों ने उस पर कोई खंडन नहीं किया, उसको गलत नहीं बताया, ऐसी मांगों पर चुप्पी साध ली, तो क्या माना जाएगा? ऐसे तो आप देश की जनता को नवाब मलिक, अजीत पवार, मैं आता हूं सीमा जी, संगठन के साथी हैं। ऐसे तो नवाब मलिक और नवाब मलिक और अजीत पवार जी आपके संगठन के भी तो साथी हैं। अब संजय जी सुनने मैं पूछ रहा हूं आपसे, 3 दल चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे संगठन के साथ, एक दल ने पत्र लिख करके समर्थन कर दिया, 2 दल आज तक चुप हैं, ना खंडन करते हैं ना विरोध करते हैं। कहिए कि ये मांगे गलत है, कहिए ये असंवैधानिक है। 10% का मुस्लिम आरक्षण संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं दे करके गए, तो हम नहीं देंगे। कहिए बात 2012 से 24 तक के दंगों के आरोपियों को हम नहीं छोड़ेंगे, कहिए बात। ये नहीं कह रहे, चुप्पी है क्योंकि इशारा देना है, वोट वहीं से चाहिए। और फिर आप कहते हैं कि हम बताइए आप कर रहे हैं। कमाल आप लोग अपीसमेंट डूब चुके हैं, आप लोग भूल चुके हैं कि देश और संविधान क्या है, आप भूल चुके हैं कि देश के हित क्या है। ठीक है, बिल्कुल भूल चुके हैं आप, और कहेंगे तो पत्र दिखा दूंगा तो आपका एक्सेप्टेंस का है। काशी मथुरा बताइए आप, काशी और मथुरा बताइए आप, और गौ माता को राष्ट्रीय पशु कब घोषित करेंगे ये बताइए आप। उनके लिए एक वर्ल्ड क्लास गौशाला कब बनेगी ये बताइए आप। जो आपसे पूछ रहे हैं, जो क्यों आपने अभी राज्य माता घोषित किया है, पहले तो नहीं किया, पहले तो नहीं किया। नहीं, आपने अभी राज्य माता घोषित किया, पहले क्यों नहीं किया? 10 साल हो गए, नहीं याद आया था। 10 साल हो गए आपको, साथ कंधे से कंधा मिलाने में नहीं याद आया था, अपने समर्थन में फतवे जारी करवाने में नहीं याद आया था। ये तो बहुत अच्छी राजनीति। 10 साल में वोट चाहिए उनका, 10 साल में बैठ के बात करेंगे दूसरी, 10 साल में सिर्फ उनके पक्ष की बात, राम मंदिर बनाया आपने, 10 साल में सिर्फ राम मंदिर बनाया आपने, बदल करके संभाजीनगर दर्द हो गया शिवसेना को, दर्द हो गया पूरे अलायंस को। औरंगाबाद पसंद है, पसंद है आपको, बहुत अच्छी बात है। संजय गुप्ता जी, राम मंदिर इन्होंने नहीं बनवाया, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है भाई, आप मिसकोट क्यों कर रहे हैं? राम मंदिर इन्होंने कहा। अदालतें सरकार के प्रभाव से अलग नहीं होती, ऐसे तो 70 साल से कांग्रेस का राज था, तब क्यों नहीं पास हुआ वो? सरकारों, मान लिया अदालत इंडिपेंडेंट पॉलिसीज होती है, मगर फिर भी ठीक है। चलिए मैं लौटूंगा, मैं दानिश कुरैशी का रुख करूं, उससे पहले सीमा मलिक कुछ कहना चाह रही। सीमा जी बोलिए। कहना चाह रही थी कि केवल ये जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इस तरह से लोगों को भड़काना कि आज हम जो है सारा ओबीसीज और दलित लोगों का रिजर्वेशन जो है वो हम मुसलमानों को दे देंगे। जो मुसलमान भी हमारी कंट्री के ही लोग हैं, और हमने ऐसा कोई भी ना प्रॉमिस किया है, ना हमने कोई ऐसा कोई एक फास्ट लेटर जो चल रहा है उसका एक नैरेटिव बना के कि आपने समर्थन कर दिया, आपने जो भी कर दिया, जो कुछ भी हम करेंगे वो संवैधानिक दायरे में ही करेंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र है ये। और जिस तरह की ये बातें करते हैं, देखिए ये यूनिटी में बिल्कुल बिलीव, यूनिटी की बात करते हैं, डाइवर्सिटी की बात करते हैं, पर मेरे ख्याल से डाइवर्सिटी में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। और जिस तरह के इन्होंने नारे लगाए हैं बटेंगे तो कटेंगे टाइप के, तो ये मतलब बहुत ही शर्मनाक बात है। सीमा जी, बटेंगे तो कटेंगे का फायदा हुआ हरियाणा में भाई। देखिए हम फायदे और नुकसान के लिए हम ऐसी बातें नहीं करते, और मेरे ख्याल से बहुत शर्मनाक चीज़ है अगर हम इस तरह के नारे लगाएं और मतलब अपनी एक जो हमारे साथ के लोग हैं, जिस हिसाब से सीमा जी नारे का मतलब समझाया जा रहा है उसमें शर्मनाक तो कुछ भी नहीं है। टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज, बिल्कुल शर्मनाक है सर। ये आप ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे ही देश के लोग हैं वो हमें कौन काटेगा सर? कौन काटेगा? आज इलेक्शन आती है कैसे ही हिंदू बिल्कुल खतरे में आ जाते हैं।
मुझे तो नहीं लगता, मैं इतने मतलब पूरे जन्म से मैं रहती हूँ यहाँ पर, मुझे आज तक कभी भी नहीं लगा कि हिंदू यहाँ पर खतरे में है या मुसलमान हमको कुछ करने वाले हैं। पर जिस तरीके से एमवीए के समर्थन में चिट्ठी जारी हुई है मुस्लिमों की तरफ से, मुस्लिम नेताओं की तरफ से, खतरे में कौन है महाराष्ट्र में? चिट्ठी जारी नहीं हुई सर, दिस इज अ फेक नैरेटिव। ये चिट्ठी कोई चिट्ठी जारी नहीं हुई है। और आपने एक फास्ट लेटर को आप मतलब फास्ट सपोर्ट लेटर जो है वो चल रहे हैं, तो ये बातें फैलाना और स्पेशली एक चैनल को, मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी बात है। नहीं, मैं तो हम किसी भी तरीके का कोई फॉल्स नैरेटिव नहीं चला रहे हैं। हम जो चला रहे हैं उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। सीमा जी, आपके कह देने से फॉल्स नहीं हो जाएगा। सिद्धार्थ यादव, सीमा जी सिरे से नकार रही हैं, ऐसी कोई चिट्ठी कोई लेटर नहीं लिखा गया है। देखिए अनुराग जी, उनकी तो मजबूरी है, टीवी पे बैठे हैं, फंस गए हैं, तो क्या करेंगे? लेटर तो यहाँ पर है, लेटर तो सबके पास है। मैं कोई फंस नहीं गई हूं, मैं कहीं नहीं फंसी। एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से क्या जारी किया गया लेटर, वो मेरे सामने है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। पर दूसरी बात है, चलिए सीमा जी, लेटर नहीं पसंद आया, अभी आप बैठ करके बोल दीजिए हमारे संविधान निर्माता सुनिए ना सीमा जी, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, हमारे संविधान निर्माता बोल चुके हैं सर, मुझे बोलने दीजिए थोड़ी देर। आप कह दीजिए कि 10% आरक्षण हम नहीं देंगे, कह दीजिए अभी। ठीक है सिद्धार्थ, सीमा जी को बोलने देते हैं। अरे हम देंगे या नहीं देंगे? अरे हमने ये कब कहा कि हम देंगे? आप ये बता दीजिए। आप इस तरह की बातें फैलाना कोई अच्छी बात नहीं है, वो भी हमारे ही देश के लोग हैं। देखिए, और इस तरह की बातें करना कोई ठीक बात नहीं है। जो भी होगा, जो भी हम करेंगे वो संवैधानिक दायरे में करेंगे। कोई ऐसा कार्य हम नहीं करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, ये बात हम सब जानते हैं। तो इस बात को मैं बड़ा क्लियर करना चाहती हूँ कि कोई भी हम ऐसा काम नहीं करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। और ये देखिए, इस तरह की चीजें करना, आप एक फियर साइकोसिस डेवलप करना चाहते हैं, लोगों में लोगों को डराना चाहते हैं, देखिए बाबा, अरे देखिए सब ना बेकार की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे, और हम यहाँ पे कोई राह में नहीं बैठे हुए हैं कि हम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और ये करिए। तो आप देखिए, आपके बार बार कहने से मैं कुछ भी नहीं कह दूंगी, क्या आप मुझे चढ़ाएंगे और मैं कुछ नहीं कह दूंगी? तो ये आप बहुत पुरानी प्रवक्ता हूँ, बहुत पुरानी प्रवक्ता हूँ, मैं इन चीजों में नहीं पढ़ूंगी। तो आपका वोट 0 पे चला जाएगा, 0 पे, आपको पता है बात। देखिए बिल्कुल, दंगाइयों को कहीं भी, दंगाइयों को कोई भी गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी। मात्र अपीसमेंट, मात्र तुष्टीकरण, बेकार की बात है। चलिए आज ये सीमा जी दोबारा बातें करके आप देखिएगा कि आपको महाराष्ट्र की जनता आपको सबक सिखाएगी इस बात का। इस तरह की बातें करना और लोगों को डिवाइड करने का, ये एक महाराष्ट्र है, यहाँ पर ये सब चीजें नहीं चलेंगी। ये जो नारे आप लोग लगा रहे हैं, ये नारे यहाँ नहीं चलेंगे, आप देखिएगा। ठीक है, आप देखिए दानिश कुरैशी लोकसभा में क्या हुआ था, विधानसभा में भी देखिएगा। ठीक है, दानिश कुरैशी, जिस तरीके से सीमा कह रही हैं कि इन्हें जनता सबक सिखाएगी, तो मैं भी ये मानता हूं दानिश कुरैशी कि जनता ही सबक सिखाने के लिए हमेशा काफी होती है। अब ये जिस तरीके की खबर है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जो हैं सज्जाद नोमानी, उन्होंने लिस्ट जारी की है। मुस्लिमों से जहां तक वोट देने की अपील थी वहां तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने अघाड़ी प्रत्याशियों को समर्थन देने की अपील की है, 22 मुस्लिम प्रत्याशियों को समर्थन देने की अपील की है। और नोमानी नहीं, इससे पहले उलेमा बोर्ड भी लेटर जारी करके अपनी मांगे रख चुका है, जिसमें अघाड़ी के समर्थन की बात सामने आई है। मराठी मुस्लिम संगठन ने भी इसी तरह का लेटर जारी किया है। क्या राजनीति में इसको आप अच्छा ट्रेंड मानते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, दरअसल देश में दो तरह के धड़े हैं, एक राजनीतिक है और एक धार्मिक है। धार्मिक अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, तो ऐसे तो मैं 10 लेटर या 10 सपोर्ट्स में आपको ऐसे बड़े बड़े धर्म जो संत जो हैं, ऐसे लोगों के स्टेटमेंट दिखा दूंगा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मतलब खुलेआम इस तरह की भाषणबाजी करते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन सवाल ये है कि मैं बात कह रहा हूँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता के तौर पे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई मौका, कोई मोर्चा बाकी नहीं छोड़ते जब पार्लियामेंट में किसी भी इस देश के ऊपर इस देश में जहां जब जुल्म होता हो, तब वो अपनी बात रखने ना पहुंचते। सवाल ये है कि अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी अल्लाह के रसूल के खिलाफ अगर कोई गुंडागर्दी पे उतरेगा तो उसके खिलाफ निकलना पड़ेगा इम्तियाज जलील को। लेकिन सपोर्ट की बात की जाएगी तो ये जो चीजें हैं, फिर परेशानी यही होती है जो हम हर बार कहते आए हैं, और परेशानी यही आके खड़ी होती है कि जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे, वोट खत्म हो जाएंगे, ये जो नेता हैं
जो आए हुए हैं, जो टिकट भी देना नहीं चाहते। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मुसलमानों को या दलितों को बहुत ज्यादा दे दीजिए। दलित और आदिवासियों की जहां तक बात है तो उनका तो फिक्स रिजर्वेशन है, उससे ज्यादा एक सीट कभी नहीं देती कोई भी पार्टी। अगर दी हो तो मुझे बता दे, आजादी से लेकर अब तक का। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो मेरा गुजारिश है उन लोगों से कि देखिए, हमारे वहां के महाराष्ट्र के जो प्रदेश के जो जिम्मेदार हैं, उन्होंने ये तमाम चीजें और तमाम खत जो दूसरी पार्टियां थी जिनसे अलायंस बनने की संभावना हो सकती थी, उन सबको लिखा। तो उस पर कोई नहीं बोला कि भाई नहीं, अगर आप ये बात कर रहे हैं, सबको लेने की बात कर रहे हैं, तो आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को क्यों नहीं लेने की बात कर रहे हैं? तो दिक्कत आके यहाँ ये खड़ी। अब सवाल ये है कि जब मुसलमानों पे, आदिवासियों पे, किसी पे जुल्म होगा तो उसके लिए फिर मजलिस आएगी, और जब ये सब चुनाव खत्म हो जाएगा तो ये चले जाएंगे अपने घर। शिवसेना देना नहीं चाहती, एक सीट नहीं दी उसने, शिवसेना ने मुसलमान को। आप बताइए उसको कैसे टेका दिया जाएगा? दूसरी पार्टियां हैं, वो कौन है जिन्होंने मुसलमानों को एक सीट नहीं दी, एक टिकट तक नहीं दी? वहां प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को भी जगह नहीं है, उसके बावजूद भी हम लगे पड़े हैं। ठीक है, देखिए, जो जिम्मेदार हैं, जो बड़े हैं, उनको ये समझने की जरूरत है कि बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करने से ही जो शाख है वो मजबूत होगी, आवाम मजबूत होगी, देश मजबूत होगा, संविधान मजबूत होगा। किसी एक तबके को आप कमजोर करके कैसे मजबूत करेंगे, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। ठीक है, बीडी सिंह हमारे साथ हैं शिवसेना शिंदे गुट से। बीडी सिंह साहब, मुझे लगता है आपके लिए तो ये, मैं आता हूं सिद्धार्थ आपका, मुझे लगता है बीडी सिंह साहब ये आपके लिए खुशी की बात होनी चाहिए, क्योंकि पहले से ये माना जाता रहा है कि मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता। एक बड़ी संख्या, एक बड़ी तादाद है जो वोट नहीं करती। अगर इस बार इस तरीके से लेटर जारी हुए हैं और महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी को समर्थन की बात कही गई, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये डर रहा है कि ये वोट बीजेपी को जा सकता है या शिवसेना शिंदे गुट को जा सकता है। देखिए, ऐसा है अनुराग जी, आपको मैं बताता हूँ, महाराष्ट्र की राजनीति जो थी, इसमें जो मुस्लिम की राजनीति एनसीपी और कांग्रेस ज्यादातर एआईएम पार्टी करती थी। बीच में क्या हुआ कि मुस्लिम का कुछ सपोर्ट, जब उद्धव जी की पार्टी अलग हो गई कांग्रेस के साथ, या महाविकास आघाड़ी बनी जो है, उसके बाद क्या हुआ कि इनको भी थोड़ा सपोर्ट मिलने लगा जो है, और लोकसभा में थोड़ा इनका मुस्लिम वोट का फायदा भी हुआ। अभी हाल ही में क्या हुआ कि मुंबई में डिंडोसी करके एक विधानसभा है, वो डिंडोसी में वहां के एक्स एमएलए सुनील प्रभु जी हैं, उधर डिंडोसी के एक मस्जिद में जाते हैं, एक मौलाना साहब से मिलते हैं और मौलाना साहब से बातचीत होती है। उसके बाद मौलाना साहब जो है बाहर 1 घंटे बाद मीडिया के सामने आते हैं और ये अपना फतवा जारी करते हैं कि जो शिवसेना साहब की शिवसेना थी वो अभी शिवसेना नहीं है, उस शिवसेना में थोड़ा चेंजेज आ गया है। पहले की शिवसेना नहीं रही, ये शिवसेना में चेंजेज आ गया है, तो इसलिए हम लोग अभी जो है शिवसेना को सपोर्ट करने के लिए जो है तैयार हैं। ये बात मैं केवल ऐसा टीवी पे नहीं बोल रहा हूँ, ऑलरेडी सुनील प्रभु जी ने भी ये बात की पुष्टि की थी कि हाँ मैं मस्जिद में गया था। और उसके बाद जो है मौलाना साहब ने भी जब ये अपना फतवा मीडिया के सामने जारी कर रहे थे, उसमें बोले कि सुनील प्रभु जी हमको मिलने के लिए आए थे। तभी क्या है, एनसीपी और कांग्रेस और एआईएम और अभी तीसरी जो है शिवसेना उद्धव गुट की पार्टी में ये होड़ लगा है कि मुस्लिम वोट को हम कितना से कितना ज्यादा खींच लें जिससे कि हमको जो है भारी वोट मिले जो है। लेकिन ये सब होने वाला नहीं है, क्योंकि लोकसभा का जो स्ट्राइक रेट देखेंगे तो माननीय शिंदे साहब का स्ट्राइक रेट 47% है और उद्धव गुट का जो परसेंटेज है वो 42% है। तो यानी कि आप फाइट ही नहीं मान रहे किसी तरीके से? नहीं, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र में विकास की गंगा बह रही है। जो माननीय शिंदे साहब ने इस तरह से पूरा विकास किया है, लाडली बहन योजना में जो गंगा बहाया, अभी टोल फ्री में जो गंगा बहाया, मदरसों के टीचरों को जो किया, तो वो निष्पक्ष जो है विकास की धारा चला रहे हैं, मुस्लिम हिंदू की राजनीति नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो है महायुति को भारी बहुमतों से यहाँ विजयी हो गए और महायुति के ही चीफ मिनिस्टर होंगे। राशिद शरीफ साहब, ये माना जाता है कि मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को और उसकी सहयोगी पार्टियों को वोट नहीं करता। आपको लगता है कि इस तरीके की चिट्ठियां जारी करने से मुस्लिम समुदाय में संदेश अच्छा नहीं गया होगा? नहीं सर, ये आप सवाल देखिए, आपके ऐसो मुस्लिम बीजेपी को क्यों वोट नहीं करता?
क्या वजह से नहीं करता, वजह उसके पीछे क्या है? इस वजह से नहीं करता क्योंकि बीजेपी है सो हमेशा मुस्लिम के खिलाफ रही, शरीय लॉ के खिलाफ रही, मुसलमानों को साथ लेके चलना नहीं चाहती, पार्लियामेंट में कोई सीटा देना नहीं चाहती, हर तरीके से है सो हिजाब के पीछे पड़े हुए रहते, मदरसों के पीछे पड़े, हमेशा से इनकी नीति यही है कि मुसलमानों को है सो किस तरीके से पीछे। मैं यही तो कह रहा हूं, फिर चिट्ठी जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी? मौलाना सज्जाद नुमानी साहब अगर नहीं, सुनिए सब, सज्जाद नुमानी साहब अगर आज बोलते हैं तो ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सन लॉ भी वही बोलती, और साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड भी वही बोलती है कि जो हमारे को लेके चल सकता और तरक्की में हमारे को साथ रख सकता, हमारा हिस्सा देने की कोशिश कर सकता, हम उसके साथ, हमारे से किसी की कोई रिश्तेदारी नहीं है सर, हमारे से ना बीजेपी से है ना कांग्रेस से, किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं, हमारी रिश्तेदारी उन्हीं से है जो हमको साथ हमारा हक दे सकता और हमको साथ लेके चल सकता, हमारी रिश्तेदारी उससे है। अगर आप हमारे खिलाफ चलते रहेंगे और बोलेंगे मुसलमान क्यों, क्या मुसलमान ही नहीं कर, दलित भी नहीं करता तुम्हारे को, औरतें भी, वुमेन्स भी नहीं करते, दलित भी नहीं, सिख नहीं करता, क्रिश्चियंस नहीं करते तुमको वोट, हाँ आप आदिवासी तुमको वोट नहीं करते, खाली मुसलमान, मुसलमान क्या है सर? देवेंद्र फडणवीस है लव जिहाद है, लव, ये कहां से आ रही है वर्ड लव जिहाद की? इलेक्शन है भाई साहब, एजेंडे पे लड़ो, आप जो बात करना है एजेंडे पे करो, विकास की बात करके लड़ो, ये क्या है? औरंगजेब के पास चले आते आप, हाँ महाराजा इनके पास, शिवाजी जी के पास चले आते, सब आपकी बात का जवाब श्री राज नायर से लेता हूं। इलेक्शन की बात है, इलेक्शन चल रहा है तो आप एजेंडे में बात करिए, आप विकास की बात करिए, आपको बराबर सब मिलके, अगर मुस्लिम भी अगर आपको चाहिए कि आप उनके हिस्से की बात करिए, बराबर क्यों नहीं कर रही? मुस्लिम क्यों वोट नहीं डालेंगे आपको? बराबर डालेंगे सर। आप विकास की बात करो, मुसलमान को साथ लेने की बात करो, उनके हिस्से की बात करो। अगर हिस्सा उनका काट के अगर आप आगे बढ़ाने के जाएंगे और हमेशा कुड़कुड़ाते रहेंगे मुसलमान मुसलमान मुसलमान, ये नहीं चलेगा सर। अब आगे मुश्किल है ये चलना, आगे मुश्किल है। श्री राज नायर सर, देखिए ये कंप्लेन किससे कर रहे हैं? 60 वर्ष किसका राज रहा? अगर मुस्लिम समाज, क्योंकि जैसे अभी यहाँ पे एमआईएम के प्रवक्ता बैठे हैं, बार बार मैं स्मरण कराता हूँ, ओवैसी साहब हमेशा बोलते हैं, डेटा के साथ बोलते हैं, अगर भारत में सबसे पिछड़ा समाज है तो मुस्लिम है, गुर्बत है, मुफलिसी है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सारी जो प्रॉब्लम है समाज में, कुपोषण है, मुस्लिम समाज में। तो ये 60 वर्ष ये किसके लिए वेट कर रहे थे? 60 वर्ष में इनका क्या भला हुआ? और आज भी कांग्रेस इनके साथ क्या कर रही है? कांग्रेस केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। आज भी जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड को खुली छूट दे दी गई है, हिंदुओं के अंदर डर फैलाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। यहाँ मुंबई में मुकेश अंबानी साहब का बंगला क्लेम कर रही है, वहां पार्लियामेंट एयरपोर्ट को क्लेम कर रही है, आज केरला के एक मुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट को क्लेम किया, गांव के गांव क्लेम कर रही है वक्फ बोर्ड। तो इस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से इनका पिछड़ापन रहा है, इनके अंदर बेरोजगारी नहीं है, अशिक्षा रहा है, और इसको कोर इशू को एड्रेस किए बगैर ये अंधाधुंध फतवा जाहिर करते हैं। और दूसरी बात, एकजुट होकर के, पोलराइज होकर के, ध्रुवीकरण करके एक पार्टी के खिलाफ वोट करना, ये भी लोकतंत्र के खिलाफ, ये पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है। हाँ। सरकार की सारी नीतियों का लाभ ये लोग उठाते हैं, सारे लाभार्थी यही है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, मकान मिला, हर चीज इनको मिला है, लेकिन जानबूझकर केवल और केवल बीजेपी को हराने के लिए फतवा जाहिर करना, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। पंकज शर्मा, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपसे जरूर जाना, पंकज शर्मा के साथ कुछ दिक्कत है, वो हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाए हैं। महंत नवल किशोर दास जी हैं मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। महाराज ये बताएं कि हिंदू मुसलमान और तुष्टीकरण की राजनीति, मैं देख रहा हूं कि अब इधर के चुनावों में चरम पर है। नेताओं के भाषणों की बात कर लीजिए आप, या फिर नैरेटिव सेट करने की बात कर लीजिए, या हिंदू और मुसलमान वोटर्स की बात कर लीजिए, सभी अपने एक्सट्रीम पर हैं। अब ये एक नया इसमें चैप्टर जुड़ा है जो हम बता रहे कि कैसे मुस्लिम संगठनों ने एक चिट्ठी जारी की है जिसमें उन्होंने ये अपील की है कि भाई आप महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को सपोर्ट करें। आप क्या मानते हैं? देखिए बंधु, ये कोई नई बात नहीं है, आपने देखा है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सभी चुनाव में फतवे जारी होते रहे कि भाजपा को वोट नहीं देना है, भाजपा को हराना है। मैं पूछना चाहता हूं, इस्लाम के मानने वाले जो फतवे जारी करते हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाजपा को वोट नहीं देना है पर प्रधानमंत्री आवास लेना है, अन्न धन योजना लेना है, स्वास्थ्य योजना लेना है, अरे कभी इस पर फतवा जारी करो ना कि हराम है, जिसको हम वोट नहीं देते उसके कोई सहयोग नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ने मत लो, अन्न धन योजना सबसे ज्यादा
कोई केंद्र सरकार का या स्थानीय सरकारों का लाभ, सर्वाधिक सरकारी योजनाओं का लाभ कोई उठाता है तो मुस्लिम समाज उठाता है। आप हॉस्पिटल जाइए, नहीं तो वाइस वर्सा है महाराज, ये तो वाइस वर्सा है। जो कांग्रेस को जो वोट नहीं देते थे वो कांग्रेस की योजनाओं का लाभ भी उठाते थे। मैं नहीं कह रहा हूं कि ना उठाएं, पर कभी कभी जो फतवा जारी करने वाली गैंग की बात कर रहा हूं मैं, कभी ये भी फतवा जारी कर दे कि भाई हम उनकी योजनाओं को नहीं लेंगे, हमारे लिए हराम है। भाई कोई तरीका है भाजपा को हराने के लिए या हिंदूवादी जो लोगों ने हराने के लिए? सदैव मदरसों से, मस्जिदों से फतवे जारी होते रहे हैं, चर्चों से भी फतवे जारी होते रहे, और इधर से कोई करेगा तो कहेंगे भाईचारा बिगड़ रहा है, भाईचारा बिगड़ रहा है। अरे भाई भाईचारा एक तरफ से नहीं चलता, दोनों तरफ चलता है। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के किस योजना से मुसलमानों को नुकसान हुआ है? एक योजना कोई बता दो, कोई एक योजना भाजपा की बता दो। राशिद शरीफ गिना तो रहे थे। नहीं, एक योजना कोई भाई जब आप कार्यकर्ता भाजपा के नहीं बनोगे तो टिकट कोई कैसे दे देगा? आप दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता हो, किसी भी पार्टी की, आप जिस पार्टी की विचारधारा में काम करेंगे वही पार्टी ने आपको वोट देगी। मैं तो केवल फतवे की बात पे बात कर रहा हूं। पार्टी टिकट देना पार्टी का काम है। मैं फतवे की वाली बात कर रहा हूं, जो इनके धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मदरसे हैं, चाहे इनके मस्जिदें हैं, वहां से जो फतवे जारी होते हैं उस पर आपत्ति मुझे है कि यदि आप फतवा जारी करते हैं तो कभी ऐसा भी करो कि जिन लोगों को हम वोट नहीं देते, जिस भी कारण आप वोट नहीं देते हैं, कृपया उन सरकारों की योजनाओं का लाभ भी तो मत लो। अच्छा महाराज, ये तो आप भी जानते हो कि फतवे दिए नहीं जाते, फतवे लिए जाते हैं, और फतवे को मानना ना मानना इंडिविजुअल पर निर्भर करता है। फतवे को मानना को बहुत जरूरी नहीं है, पर खूब मानते हैं, मैं तो देखता हूं इस प्रकार से, क्योंकि इनको मदरसे से ही बताया जाता है करना क्या है क्या। देखो, मदरसे में पढ़ा कोई व्यक्ति जल्दी से संविधान को नहीं मानता, कानून को नहीं मानता, पर मानते होते तो समान नागरिकता का उल्लंघन क्यों करते, उसका विरोध क्यों करते? आज वक्फ बोर्ड के माध्यम से आपने भी जानते हैं, रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बाद सर्वाधिक कोई जमीन है तो वक्फ बोर्ड पर है। और हाँ, आप जिस घर में रहते हैं, आप रहते हैं, आपके दादा परदादा रहते हैं, कभी से आप रह रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड एक नोटिस देगा, हमारी प्रॉपर्टी आप जाहिर कीजिए। वहां जज भी मुसलमान होगा, वकील भी मुसलमान होगा, आपकी कौन सुनेगा? तो ऐसे धर्मनिरपेक्ष देश में, मैं कहना चाहता हूं, जब धर्मनिरपेक्ष देश है तो वहां वक्फ बोर्ड की आवश्यकता क्या है? और वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं? हमारे धार्मिक स्थलों का संचालन सरकार करेगी और उनके धार्मिक स्थलों का संचालन करेंगे। ये दोगली नीति कैसे चल सकती है भाई? ये कैसा धर्मनिरपेक्ष देश है? सीमा मलिक आपसे कुछ कहना चाह रही हैं। सीमा जी बोलिए। नहीं, मैं उनसे नहीं कहना चाह रही, मैं केवल ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए ये जो इलेक्शन है हमारा महाराष्ट्र का, ये एक इशू बेस्ड इलेक्शन होगा, और ये कि कोई भी इन चीज़ों पर वोट नहीं देगा। जो ये नारे चल रहे हैं, जो ये बोलते हैं कि जो हिंदू हित में काम करेगा वही देश पे राज करेगा, वो कभी ये नहीं बोलते कि जो राष्ट्र हित में काम करेगा वो देश पे राज करेगा। तो देखिए, ये जो इस समय जो स्थिति है महाराष्ट्र की, जो वहाँ की न्याय जो मतलब तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जब सरकार ने बोला था तो उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी थे जी। उसके बाद इस तरह के नारे आ गए ना, तो और सबका विकास तो होना ही चाहिए। उसमें कोई अगर हम योजनाएं, अगर हम जो योजनाएं हैं उनमें हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं तो मतलब होना भी नहीं चाहिए। शायद मेरे ख्याल से उनका भी इतना अधिकार है जितना हमारा अधिकार है। तो और देखिए, जिस तरह की आज जो स्थिति है महाराष्ट्र की, लोग उन चीज़ों पर वोट करेंगे जो रियल इश्यूज हैं वहाँ पर। अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर इतना है, इन्फ्लेशन इतना है, जिस तरह से वहाँ रोज गोलियाँ चल रही हैं, वहाँ जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, और जिस तरह से यहाँ पर जो फार्मर्स की स्थिति है वो देखिए आप, किस तरह से वहाँ पर आत्महत्याएं हो रही हैं, और किस तरह से जो शायद उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप कब उनका सोयाबीन का प्राइस फिक्स करेंगे। तो देखिए, इन इशूज़ पे होगा, और इनको मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र की जो एक शिवाजी महाराज की और फूले की जी भूमि है, उस पे इन चीजों पे कोई भी कुछ करेगा। तो श्रीराज नायर जी, दिक्कत ये है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जब तक था तब तक ठीक था। अब जो नारा दिया जा रहा है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, इस पर आपत्ति है? इसमें सब नहीं आते। देखिए, सरकार तो अभी भी वही कह रही है, काम करना चाहिए सर, सबके लिए काम करना चाहिए। सीमा मलिक जी जो कह रही है, इनकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने ही इस महाराष्ट्र, मैं भी महाराष्ट्र का वोटर हूँ, मैं भी यहाँ मुंबई में बैठा हूँ, यहाँ पर मुंबई में चुनावों के पहले मनोज जरांगे जैसे नेता को खड़ा कौन करता है? कौन जातियों को आपस में बांटने की बात करता है? किसने आगे अभी एग्रीकल्चर और खेती की बात कर रही है? आपको याद होगा सुषमा स्वराज जी जब अपोजिशन में थी और जब यहाँ पे फार्मर सुसाइड की बात की, जो किसानों की आत्महत्या की बात की, वो कैसे मुस्कुरा रहे थे? सबसे लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पर शरद पवार साहब का रहा है,
तो क्या उनकी कोई जवाबदारी नहीं है? सबसे ज्यादा लोन माफ हुए उस कार्यकाल में, उस कार्यकाल में सबसे ज्यादा लोन बांटा और महाराष्ट्र में ज्यादा लोन वेवर पूर्ण रूप से माननीय शरद पवार साहब का ही हाथ है और उन्होंने इस महाराष्ट्र का वातावरण बिगाड़ा है। इस तरह के आरोप लगाने का जिसका कोई बेस नहीं हो, कोई फायदा नहीं है। मुख्यमंत्री रहे, इस तरह के आरोप लगाने का कोई फायदा नहीं सर। सरकार में थे, क्या किया उन्होंने? अगर उन्होंने कुछ किया नहीं है तो आप जातियों में अगर उन्होंने कुछ किया नहीं है तो आपने उनको पद्म विभूषण क्यों दिया है सर? अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो उन्होंने पद्म विभूषण दिया है या बीजेपी की गवर्नमेंट ने दिया है उन्हें? डेलीगेशन कैसे जाते हैं पवार साहब के साथ? सारी चिट्ठियां उनको आप पद्म विभूषण भी देते हैं, फिर कल पूछते हैं उन्होंने क्या किया है। ठीक है, अरे उन्होंने बहुत कुछ किया है सर, बहुत कुछ किया है उन्होंने। ठीक है, दानिश कुरैशी। बीजेपी की गवर्नमेंट सर, देखिए बीजेपी की गवर्नमेंट उनको पद्म विभूषण देती है और बाद में पूछते हैं उन्होंने क्या किया है। उन्होंने बहुत कुछ किया है, मैक्सिमम लोन उनके टाइम में लोन वेवर हुए थे। ठीक है, ठीक है। दानिश कुरैशी, जनता पर ये फैसला छोड़ देना चाहिए, मजहबी टूल किट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं दोनों ही तरफ की बात कर रहा हूं। देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, देश की जनता, महाराष्ट्र की आवाम जो है वो बहुत समझदार है। किसी के कुछ कहने से कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहे, देखिए अभी मैं आपको एक बात बताऊं, आज जो है पूरा दिन हम उसी पे बहस चल रहे थे कि प्रयागराज में जो युवा जो था बेचारा, उसने बैरिकेड तोड़ के निकला। अब मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू लीडर सम्राट और न जाने क्या क्या टैग लेकर योगी जी महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं और वहां जो छात्र हैं बेचारे, उनमें हिंदू भी होंगे। अब वो कितना खतरे में, 4 दिन से आप उनकी हालत देख रहे हैं। तो ये तो परिस्थितियां हैं। मुझे लगता है कि ये योगी जी को, मोदी जी को चाहिए कि देश में और दूसरी जगहों पर जाकर देखें, बजाय ये ईडी का इस्तेमाल करने से रास्ते नहीं निकलेंगे। और योगी जी को चाहिए कि उत्तर प्रदेश जाके संभाले महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के नेतागण काफी हैं। भाई आपके नेता भी तो हैदराबाद छोड़ करके महाराष्ट्र गए हुए हैं, उसमें क्या दिक्कत क्या अगर योगी महाराष्ट्र में? तो सुनिए, तो उनकी टेरिटरी में हंगामा नहीं मचा पड़ा है ना, उनकी टेरिटरी में हंगामा नहीं मचा पड़ा है। उनकी टेरिटरी में वो एक नेशन एक उसकी बात करता है और वो एक इलाके उसकी बात कर रहा है एग्जाम की, तो वो देने को तैयार नहीं है। तो ये तो दोहरे मापदंड है ना, ये जो दोहरे मापदंड है ना। अरे धर्म गुरु जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहाँ है? ऑलरेडी है। आप थोड़ी तय करोगे मैं किसका प्रवक्ता हूँ? अरे मैं सनातन का प्रवक्ता हूँ, आप थोड़ी तय करेंगे। मैं जो सनातन की बात कर रहा है या समानता की बात कर रहा है, हम उसके साथ खड़े हैं। हम फतवे जारी नहीं करते, परंतु आग्रह जरूर करते हैं कि राष्ट्र का स्वाभिमान जिसमें हो, समानता हो, उसको सहयोग करिए। और ये आग्रह हम करते रहेंगे, ये हमारा अधिकार है। आप अगर भाजपा में तो कोई अफसोस नहीं है, मैं तो बीजेपी की बात कर रहा हूँ और भाजपा के नहीं, मैं कहा हूँ आपके अफसोस करने से कुछ होने वाला भी नहीं है, चिंता मत करिए। आप अफसोस करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप तो अफसोस करते हैं कब उसको पूरे देश को इस्लामिक कंट्री बना दें। आपके अफसोस करने से होने वाला थोड़ी है। देश के लोग जागृत हैं, जानते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, क्या है आपकी योजना है। प्रत्येक मदरसे में राष्ट्रद्रोही तो सिखाया जाता है, और क्या सिखा रहे हैं आप? जिन विद्यार्थियों के हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, उनके हाथ में तलवार देते थे। दानिश को सुन लीजिए। देखिए, सवाल आगे यहाँ यही खड़ा है कि जितनी बड़ी बड़ी बातें महाराष्ट्र के अंदर में, आज अभी मोदी जी की भी कुछ रैली थी तो हम सुन रहे थे। अब सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि 2014 के पहले की अगर बात की जाए तो मोदी जी ने जो वादे और दिलासों की बात की थी कि हम महिला सुरक्षा की बात करेंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, अब इनके पास कुछ नहीं बचा है। अब इनके पास बचा है औरंगजेब बचा है, बाबर बचा है, अकबर बचा है, ओवैसी साहब बचे हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बचे हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। अगर कुछ अरे आपको पता है ना दानिश कुरैशी साहब, इंडिया गठबंधन के कई दल MIM को बीजेपी की बी टीम मानते हैं। देखिए, सुनिए मेरी बात, चलिए एक बात मैं आपको पूछ लूं। भारतीय जनता पार्टी का जन्म 1980 से हुआ और जहां जहां मैं ये कह रहा हूं कि इतने साल में सुबह से लेकर शाम तक कांग्रेस के तमाम नेता आरएसएस को गरियाते हैं, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि बिना भाजपा के इतने साल से किस तरह से एग्जिस्ट कर रही थी कांग्रेस, ये भी तो जवाब दे दे। तो इसका जवाब उनके पास नहीं है। उनको जब मैं ये पूछता हूं कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है, कम से कम वहां का डेटा तो बताइए तो हमको भी पता चले, तो वो करते नहीं है। तो ये जो बेवकूफ बनाने की राजनीति है, आपको बी टीम, सी टीम, किस राज्य में बताओ मुसलमानों को दिक्कत हुई है?
कहाँ मुसलमानों की हत्या हुई, कहाँ आपत्ति आई, कहाँ पत्थर फेंके हिंदुओं ने? ये तो काम आपका है। यात्रा निकलेगी तो पत्थर फेंकेंगे, किसी को लेके जाएंगे अंदर से गोली मार देंगे, किसी की नाखून उखाड़ लेंगे। ये काम कोई सनातन को मानने वाला तो करता नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को संविधान में विश्वास ही नहीं है, कानून में विश्वास ही नहीं है। वो केवल शरीयत को मानते हैं, संविधान को मानते ही नहीं। समस्या यहाँ पर है। सुनिए, जवाब सुन लीजिए। आप जाइए और जाकर 1992 वाली एफआईआर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा किसने पत्थर मारे, किसने पत्थर ढहा दिए, क्या किया, सारी चीजें हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन, हम तो इस्लाम, जब इस्लाम का राज था तब से देख रहे हैं कि लोगों की चोटियां काट करके टोपियां पहना दी गई। हम तो तब से देख रहे हैं आज तक। वो आपको हमने किसी की गर्दनें नहीं काटी, हमने किसी की हत्याएं नहीं की, हमने तो सिर्फ भाईचारे की बात की है। पर भाईचारा करते करते हिंदू को बेचारा बना दिया, यहाँ दिक्कत है। अब तक आजादी से लेके अब तक दंगों में जितनी हत्याएं हुई, ये किसने की? किसने की? बता दो आप। किसी एक हिंदू ने किसी की हत्या की तो बता दो आप। अरे किसी हिंदू ने किसी की मस्जिद तोड़ी हो तो बता दो, हम 30 हजारों बता देंगे आपको। आपने कितनी गर्दनें काटी है, इतिहास भरा पड़ा है। बहराइच में किसी हिंदू ने किसी की मस्जिद तोड़ी बता दो जरा, किसने किसी की गर्दन काटी है बता दो। आप ही लोग नारा लगाते हो ना, नारा लगा करके और तन सिर से जुदा क्या क्या करते हो आप लोग। हमने तो कभी नहीं किया। टहनी ने हत्याएं की है, ये आपके सामने नहीं है। नहीं, हिंदू जिस दिन रोड पे उतरेगा, हमने नहीं कहा कि रूह कांप जाएगी। आप लोग कहते हो हम रोड पे उतरेंगे तो रूह कांप जाएगी। किसको डरा रहे हो भाई? तब याद नहीं आता आपको कि कानून की व्यवस्था होना चाहिए। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम देख लेंगे। ये किसने कहा? ये संविधान को मानने की मानता है क्या? कानून को मानने की भाषा है क्या? आपके लोगों ने कहा 15 मिनट से पुलिस हटा लो तो देख लो क्या होगा। मुझे तो बोलने की जरूरत नहीं, लोगों को समझ में आ रहा है कि नवल किशोर जी क्या बोल रहे हैं। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं, जनता सब जानती है और मानती भी है। वो जानते हैं कि राष्ट्र का स्वाभिमान कहाँ है, सब जानते हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान बंटवारे में हिंदू कितने त्याग कहाँ गए? बांग्लादेश में घर जला रहे हैं, क्यों? हत्याएं की जा रही है, क्यों? मैं पूछना चाहता हूं। आप तो कहते बड़ा शांति का मजहब है, बड़ा भाईचारा है, कहां चला गया भाईचारा? अरे मुझे ये बताइए, ये नहीं है हिंदू नास्तिक है, ये हिंदू नहीं समझ रहे आप इनको नास्तिक कहते हैं क्या? मुसलमान तो आप कहेंगे नहीं। ये जितने नाम मैंने गिना है, ऐसे तो 100 नाम गिना दूंगा मैं आपको। ये तमाम लोग अगर आपकी व्याख्या में हिंदू नहीं है तो क्या आपके मुताबिक वो नास्तिक हैं? नहीं, हमने तो, हमारे यहाँ तो सब परंपराएं हैं, हमारे यहाँ सब परंपराओं का सम्मान करते हैं। ठीक है, हम तो आपकी परंपरा का भी सम्मान करते हैं, पर हम चाहते नहीं है कि आप फूल बरसाएं, आप पत्थर मारो। हम फूल बरसाए तो आप भी फूल बरसाने की हिम्मत रखो ना भाई। भाईचारा तो तभी होगा, हम पर फूल बरसाएं, आप पत्थर बरसाओ, ये कहाँ का तरीका होगा? ठीक है, ठीक है, सिद्धार्थ यादव जी को लाते हैं। ठीक है, सिद्धार्थ यादव जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले राशिद शरीफ साहब को सुना होगा। राशिद शरीफ साहब का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुसलमानों के साथ दोगला व्यवहार करती है, चाहे पार्टी के अंदर हो, चाहे वो जनता के रूप में हो। ऐसा क्यों लगता है मुसलमानों को कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ नहीं है, जबकि तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग बराबर से उठा रहे हैं? अनुराग जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। नहीं तो मुझे लग रहा था कि आप भी तुष्टीकरण का शिकार हो चुके हैं, जिनकी एक सीट नहीं, मुझे कोई शिकार नहीं कर सकता तुष्टीकरण का। आप उनको 20 मिनट तक उन्हीं को बुलवा रहे थे, तो मेरे को लगा कि कुछ समस्या हो गई होगी। पर देखिए, सच्चाई ये है, अभी जो मौलाना जी यहाँ बैठे हैं, इस्लामिक स्कॉलर, वो कह रहे थे कि हम लोग भेदभाव करते हैं। इतिहास के अंदर अगर शुरुआत से लेकर के अंत तक, और आप मुझे बस 20 सेकंड दीजिएगा, अगर कोई एक दल ने भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा आवाज दिए हो, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा घर में पानी नल से जल पहुंचाया हो, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मुफ्त में इलाज करवाया हो, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मुसलमान वर्ग को राशन दिया हो, तो उस पार्टी का नाम बता दें। इतने सालों तक गरीब मुसलमानों का एक काम नहीं हुआ, पर अपने फतवे जारी कर करके वोट बैंक के लिए उनके साथ खड़े रहे। तो ऐसा वोट और ऐसा आपका नैरेटिव हमको नहीं चाहिए, हमसे हाथ जुड़वा दीजिए। पर आज आपके शो पे अनुराग जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई, और वो अभी भी रह जाएगी, क्योंकि अगर भाजपा होती तो आप पकड़ लेते, इनको आप नहीं पकड़ रहे। एक स्टेट के अंदर एक वर्ग कह रहा है कि दंगाइयों को छोड़ दो, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी दे दो, मुसलमानों को ज्यादा पुलिस में भर्ती कर दो। अगर ये लेटर निकला होता कंडीशनल सपोर्ट का कि हिंदुओं को पुलिस में ज्यादा लिया जाए, क्या आप हमको छोड़ते? अगर हम चुप होते तो क्या इनमें से कोई भी रुकता?
पर तुष्टिकरण की भेंट चढ़ा दिया पूरे प्रदेश को। और एनसीपी की प्रवक्ता, ना मैं आपको छोड़ता ना मैं इन्हें छोड़ रहा हूं, के प्रवक्ता और इस्लामिक स्कॉलर AIMIM, अगर कोई एक व्यक्ति ये कह दे आपके शो पर कि ये मांगे गलत हैं तो मैं मान जाऊंगा। ये कह नहीं पा रहे। मैंने सीमा जी से बहुत प्रयास किया था कि वो एक बार तो कहें कि मुसलमानों को ज्यादा भर्ती किया जाए पुलिस के अंदर, दंगाइयों को छोड़ दिया जाए, 1000 करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टी दी जाए, वक्फ बिल का समर्थन ना किया जाए, उसका विरोध किया जाए। ये बातें कह करके कंडीशनल सपोर्ट लेना अगर ये लोकतंत्र के हित में है तो ऐसा लोकतंत्र भारत का नहीं है। भारत का लोकतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र है, संविधान और कानून से चलने वाला लोकतंत्र है। उसको तार तार करने वाली यहां पार्टियां हैं। अगर इनसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा तो यह तुष्टिकरण ना जाने कहां पहुंच जाएगा। आज तक भी सबका हक, सबका अधिकार मारता रहा ये तुष्टिकरण, आगे भी इनका यही प्रयास है। मैं आपसे विनती करता हूं, एक बार पूछ लीजिए ये उसका विरोध करते हैं नहीं करते। अगर ये जवाब दे जाएं तो मैं आपके शो में जैसा ठीक है मैं ले लेता हूं। सीमा जी विरोध करना चाहेंगी? देखिए, हम जो मैंने आपको एक लाइन में बता दिया कि हम जो भी चीजें करेंगे वो संवैधानिक दायरे के अंदर करेंगे। 10% जो भी अगर हम जो भी स्टेप लेंगे। और बाकी देखिए, जहाँ तक योजनाओं की बात है, अब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो सुन भी लीजिए। ये लोग जो कहते हैं ना कि योजना में हमने उनको पानी दिया है, हमने उनको ये दिया है, तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ, मैं इनसे साफ साफ कहना चाहती हूँ कि ये हम सबका हक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे तो मैंने कहा कि सभी लाभ उठाते हैं। अगर आप उनको कुछ देखिए, अगर आप उनको कुछ दे रहे हैं तो उसको एहसान नहीं कर रहे उनके ऊपर, आप कोई एहसान नहीं किया आपने उनके ऊपर। ब्लैंकेट रिजर्वेशन एक धर्म विशेष को दे देना संविधानिक है या नहीं है, ये बता दीजिए। जो भी संवाद, मैंने आपको एक लाइन में बता दिया कि हम कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं करेंगे। जो कुछ भी होगा वो हम एक संवैधानिक दायरे में करेंगे। पहले हम कास्ट सेंसस करवाएंगे, आरक्षण नहीं देंगे। हमने तो डंके की चोट पे कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आप भी कह दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज नहीं है वो हम कैसे दे देंगे? जो भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है वो हम कैसे दे देंगे? ये बात एक लाइन में समझ जाइए, इसमें इतना वो करने की जरूरत है ही नहीं कुछ। ठीक है ना, इतना ये सब करने की राशिद शरीफ, एक आखिरी कमेंट 10 सेकंड का आपसे लेना चाहूंगा। फायदा पूरा उठाएंगे और साथ में सरकार को गरियाएंगे। अरे उनका हक है भाई, ये झूठ है, जुमलेबाजी ये लोगों की और कुछ भी नहीं है। हमारे तेलंगाना में 4% है। अमित शाह जी आके बोलते हैं कि अगर हम यहाँ जीत गए तो ये 4% भी खत्म कर देंगे। सब ये लोगों के बकवास, ये लोगों के जुमलेबाजियों से पब्लिक तंग है। ये लोग अभी ऐसा हमारे सौबे जी बैठे थे, महाराज बैठे हुए, मैं एक चीज उनसे पूछना चाहता हूँ, गले में माले है उनके। अरे भाई, ये मुसलमानों से क्यों नफरत है आपको? क्या मुसलमान हमको किसी से नफरत नहीं है, हमें नफरत उनसे देश से नफरत करते हैं। मैं महाराज यहाँ के संविधान से नफरत करते हैं। महाराज जी से भाईचारा दिखाकर गला काट, महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर के अभी बहुत कुछ कहा और सुना जाएगा, हम डिबेट करते रहेंगे। चलिए भाईचारा भी कहो, गला काटो। ठीक है महाराज जी, अब अभी आज का समय खत्म हुआ। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज डिबेट में शामिल होने के